हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू पीवी सर्स एकेडमी लातूर। बच्चों, माई सेल्फ शुभम सर एंड आई एम द फिजिक्स टीचर एट पीवी एकेडमी लातूर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर पी विवेकानंदा सर और पीवी सर को थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने जो अपनी एक पहचान बनाई लातूर में और पूरे महाराष्ट्र में, उसका हमें एक हिस्सा बनाया बच्चों। और आज जो है आपकी जो हमारी लातूर की एक प्रतिष्ठित संस्थान राजश्री साहू कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसके क्वेश्चंस यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट का पीवी एकेडमी का फाउंडेशन कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट और 11th के लिए एंट्रेंस स्कॉलरशिप टेस्ट 7th एंड 9th अप्रैल को होने वाला है। तो उसमें भी आप जो है जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने जो है स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा कीजिए, है ना। तो आज जो है आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट हुई थी उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, यहां पर मैं जो है पेपर ले रहा हूं। हाँ, तो ये आपका फिजिक्स का पेपर था, है ना, आपके पास भी होगा। अगर यहां पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप जो है अपने में से पेपर भी देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास इज 50 ग्राम। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस वन। विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर और सिंक इन वाटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक या फ्लोट कब करेगा? अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी बच्चों तो वो सिंक कर जाएगा। तो हमें यह चेक करना है कि इसकी डेंसिटी क्या है और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ये होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम। मास जो है आपको दे रखा है 50 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। जब आप इसको कट करोगे तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो वो ज्यादा आ गया, मतलब वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो यहां पर जो है सिंक बोले तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर बोल रहा है कि अ बॉक्स फ्लोट इन वाटर विथ 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉक्स? टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो बच्चों यहां पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखो सीख लेंगे। दुनिया में कभी भी आपको कोई भी चीज सीखने को मिलता है तो आपको उसको सीखना चाहिए, है ना। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये किसी लिक्विड में कब तैर रहा होता है तो इसमें ऊपर की ओर एक बायंट फोर्स लगता है और नीचे की ओर इसका वेट लगता है mg। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ये जो है बॉडी तैर रहा होगा, है ना। तो यहां पर देखो बायंट फोर्स जो होता है बच्चों, बायंट फोर्स है ना, जो लिक्विड ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, ये होता है रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी एंड दैट शुड बी इक्वल टू mg। अब mg को हम लोग क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब v इनसाइड अंदर में बच्चों 40% है, मतलब अगर वॉल्यूम भी है तो उसका 40% अंदर में है, मतलब 0.4 भी ये अंदर में है। 40% का मतलब क्या होता है? v इंटू 40/100 दैट इज 0.4 v। तो ये v इनसाइड जो है वो 0.4 v हो जाएगा। रो ऑफ लिक्विड 1000 आपको दे रखा है वाटर का, दिस इज 0.4 v इंटू g इज इक्वल टू रो नॉट इंटू vg। तो देखो बच्चों vg कट जाएगा, रो ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा 400 kg पर मीटर क्यूब, 400 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना है ना। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वोल्ट एंड इट गिव्स अ मैक्सिमम पावर ऑफ 500 वोल्ट। मतलब बच्चों एक बल्ब है और इसकी रेटिंग आपको दे रखी है 100 वोल्ट और 500 वाट, 100 वोल्ट एंड 500 वाट।
इफ द बल्ब इज टू बी यूज्ड विद अ 200 वोल्ट, मतलब बच्चों ये बल्ब जो है वो 100 वोल्ट से ज्यादा अगर अप्लाई करोगे तो ये फ्यूज कर जाएगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको 200 वोल्ट से ऑपरेट करना, ठीक है, तो उसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसके साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे और फिर इसको 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे। तो आपको पूछ रहा है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो बच्चों इसके अक्रॉस मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट होना चाहिए। टोटल आप 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, इसके अक्रॉस मैक्सिमम कितना होना चाहिए 100 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा। तो ये कब होगा, जब रेजिस्टेंस इस बल्ब के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, बल्ब के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली दिस आर शुड बी इक्वल टू बल्ब का रेजिस्टेंस। अब पावर जो होता है इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर, मतलब R जो है वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। बल्ब के अक्रॉस V कितना है 100 का स्क्वायर और पावर है 500 बच्चों। तो यहां से देखो 2 जीरो और 2 जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 20 ओम। तो यहां पर 20 ओम जो है आपका करेक्ट आंसर होना था, बोले तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखो सिमिलर सेल्स आर यूज टू लाइट सिमिलर बल्ब्स, मतलब यहां पर बहुत सारे बल्ब्स कनेक्ट किए हुए हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बिलो इच शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो आपको यह पता लगाना है कि इसमें से लाइटेस्ट या ब्राइटेस्ट कौन सा जलेगा और डीमेस्ट कौन सा जलेगा, है ना। तो देखो बच्चों ब्राइटनेस जो होता है, ब्राइटनेस ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। क्या हो जाएगा पावर, और पावर को हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, मतलब बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो सबके सेम है, तो जिसके अक्रॉस वी ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा होगा, इसलिए ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। तो देखो यहां पर अगर वोल्टेज V है तो पावर इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V हो जाएगा, तो इसका V स्क्वायर बाई आर लिखोगे। यहां पर देखो बच्चों दो सेल कनेक्टेड है तो 2V, साथ ही साथ ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे पैरेलल, और पैरेलल जब दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मतलब इसके अक्रॉस भी 2V, इसके अक्रॉस भी 2V। तो यहां पर जो है 2V का स्क्वायर अपॉन आर, यहां पर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। और यहां पर बच्चों आप V अप्लाई किए हो तो इसके अक्रॉस V बाई आर 2 हो जाएगा और इसके अक्रॉस V बाई 2 पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V बाई 2 है। देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 2V, यहां पर V और यहां पर V बाई 2। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा यहां पर तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, मतलब Q जो है वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट जलेगा एंड R जो है वो सबसे डिमेस्ट जलेगा। Q will be the brightest and R will be the dimmest, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। यहां पर देखो बोल रहा है 80 ग्राम स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस is released on an ice slab of temperature 0 डिग्री सेल्सियस, how much ice will be melt। अब देखो यहां पर जो स्टीम है वो 97 डिग्री सेल्सियस पे है। अब बोलोगे सर स्टीम जो है वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है ना, तो 97 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टीम हो सकता है क्या? हाँ बच्चों 97 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टीम हो सकता है अगर आप प्रेशर को चेंज कर दो। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर बॉयल करता है एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर, लेकिन जब हम लोग प्रेशर को ही चेंज कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं 11th एंड 12th क्लास में, जब हम लोग नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तब हम लोग उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल स्टीम जो है वो 97 डिग्री सेल्सियस पे है और 80 ग्राम स्टीम है। तो बच्चों 80 ग्राम स्टीम जो है ये जब ठंडा होगा तो इसमें से कितना हीट रिलीज होगा? तो 80 इंटू 540, अगर ये ठंडा होता है तो 80 इंटू 540 कैलोरी हीट रिलीज करता है, ठीक है। m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये इतना हीट रिलीज कर रहा है। प्लस अब ये जो स्टीम है वो शुरू में ठंडा होकर के वाटर बन गया, अभी इसकी टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, फिर जब आप उसको कूल करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो उस दौरान उसमें से हीट निकलेगा 80 इंटू 97
इंटू 1 उसका स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। पानी जब ठंडा होगा तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है। m इज द मास, c इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो इतना हीट उसमें से रिलीज हो रहा है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 50960 कैलोरी। इतना हीट आपका आ जाएगा। आप इसको कॉमन ले लोगे 80 और इसको फिर ऐड कर सकते हो 540 प्लस 97 और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हीट रिलीज होगा। अब यही हीट से जो है आइस पिघल रहा है। अब आपको पता है 1 ग्राम आइस को पिघलने के लिए कितना हीट चाहिए, तो 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मान लो m ग्राम आइस पिघला तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट विल बी इक्वल टू ये वाला हीट। तो दिस विल बी 50960 कैलोरी। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है ये आपका 80 कैलोरी होता है। तो मास इज इक्वल टू 50960 अपॉन 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 637 ग्राम आ जाएगा। 637 ग्राम आ जाएगा। मतलब जो आंसर है, अब देखो यहां पर केजी में है और किलो कैलोरी में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मास आएगा ग्राम में, किसमें? ग्राम में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है बच्चों कि अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। देन कैलकुलेट फर्स्ट एक्सेलरेशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो देखो बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 36 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 36 को लिखेंगे बच्चों 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, यह आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। वैसे ही बच्चों 72 जो होता है इसको 5/18 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 20 माइनस 10 अपॉन टाइम इंटरवल आपको दे रखा है 10 सेकेंड। सो दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अगर बच्चों आपको डिस्टेंस निकालना है तो देखो डिस्टेंस जो है हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम इंटरवल। तो यहां पर डिस्टेंस जो है इनिशियल कितना है 10 प्लस 20/2 इनटू 10, तो यह आ जाएगा 30/2 15 इंटू 10 150 मीटर। तो 150 कौन सा ऑप्शन है और 1 थर्ड ऑप्शन जो है बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है बच्चों इफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, इफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। देखो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें एक्चुअली में स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीड इज कांस्टेंट। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो स्पीड इज कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाना था, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है आपका स्पीड शुड बी कांस्टेंट रेदर देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पर अगर हम लोग अगर मान लो ऑप्शन में ये रहता कि स्पीड इज कांस्टेंट तो हम लोग उसमें ज्यादा टिक मारते, या फिर एक्चुअली में यहां पर क्वेश्चन में होना चाहिए इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, तब हम लोग एग्जैक्टली बोल सकते थे कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पर जो है हम लोग सेकेंड ऑप्शन में टिक मारेंगे। तो बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार इज इंक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो 36 को फिर से हम लोग बदलेंगे बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 5/18, यह आ जाएगा
10 और 54 बोले तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15 बच्चों। कितना आ जाएगा? 15। अब वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, तो बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एम आपको दे रखा है 1600 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यह आ जाएगा बच्चों 800 और ये 225 माइनस 100 मतलब 125। तो 800 इंटू 125 दिस विल गिव यू 10 टू द पावर 5 जूल। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर 5 जूल आ जाएगा बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टू अनइक्वल मासेस पॉजेस सेम मोमेंटम देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर मास इज इक्वल लेस, ये आपको बतलाना है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर मास। देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसको आप लिख सकते हो p²/2m। p जो है वो मोमेंटम है, m इज द मास, मतलब मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जिसका हेवियर मास है उसका काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर मास। तो यहां पर बच्चों लेस आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज आईज इज 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड। इन ऑर्डर टू सी द इंटायर हाइट द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर। मतलब बच्चों आपको जो है आप कहीं सजने धजने जा रहे हो और आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है मिरर में, तो कितनी मिनिमम लेंथ की मिरर आपको चाहिए कि आप जो है अपनी कंप्लीट इमेज देख ले। तो ये बच्चों हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, इसके लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है कि आपकी जो हाइट है उसकी आधी हाइट की आपको मिरर चाहिए, आपकी हाइट की टोटल हाइट की आधी हाइट की मिरर चाहिए। तो यहां पर अगर आदमी की हाइट 180 सेंटीमीटर है तो उसका 90 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। साथ ही साथ बच्चों आपको यह भी बतला दूं कि अगर आपको मिरर से देखना है तो उसका जो लोवेस्ट एंड है वो आपके आई के आधी हाइट पे होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वो नहीं पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए। तो आपका जो टोटल हाइट है उसका आधा 180 सेंटीमीटर है तो 90 सेंटीमीटर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, यहां पर बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मतलब 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और उसका 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अपराइट इमेज। बच्चों अपराइट इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही बनना चाहिए, ऊपर ही बनना चाहिए। तो ऐसा, और साथ ही साथ यहां पर जो इमेज की साइज है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो एक चीज हम डायरेक्टली रिजल्ट से बतला सकते हैं कि अपराइट इमेज और बड़ा इमेज ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है बच्चों। कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर सेम साइज का बनाएगा, ना बड़ा बनाएगा ना छोटा बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाएगा और कॉनकेव मिरर जो है वो अपराइट और इनलार्ज इमेज बनाता है। तो यहां पर डायरेक्टली जो कॉनकेव मिरर था इसमें टिक मार देंगे। क्या मार देंगे? टिक। बाकी जो सॉल्व करना है वो हम लोग मैग्निफिकेशन, यहां पर मैग्निफिकेशन हो जाएगा बच्चों +3 और मैग्निफिकेशन को हम लोग f/f माइनस यू लिख सकते हैं। f माइनस यू आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू 3। जब सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी -6, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको सॉल्व नहीं करना था, इतना जरूरत नहीं था। आपको सिर्फ ये अगर पता है कि कॉनकेव मिरर जो है वो बड़ा और अपराइट इमेज बना सकता है तो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बच्चों साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव होता है। कैसा? मैकेनिकल वेव, एक ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो साउंड क्योंकि मैकेनिकल वेव है इसलिए वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर आप चांद में जाकर के, मून में जाकर के बम फोड़ोगे तो उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मून में जो है कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है। दैट्स व्हाई वहां पर जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो आप जाकर के चांद में अगर बम फोड़ते हो तो उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट,
साउंड वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव होता है। जैसे लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो असर्शन तो हमारा सही है, बट रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैच द कॉलम। बच्चों टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, आप जब थर्मोमीटर से मेजर करते हो, ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर आता है नॉर्मली वो 98 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें होता है? फ़ारेनहाइट। तो आपकी टेम्परेचर जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होती है। तो फर्स्ट का जो है सेकंड हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको मालूम है, पानी खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बच्चों जब फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बी का फोर्थ हो जाएगा। रूम टेम्परेचर, जनरली बच्चों रूम टेम्परेचर जो है हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, और उसको जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 20 प्लस 273 बोले तो 293 केल्विन, तो 296 केल्विन के आसपास आ जाएगा। मतलब रूम टेम्परेचर का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी का ऑप्शन फर्स्ट, ए का आपका सेकेंड, बी का आपका थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं, बी का आपका फोर्थ, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर थर्ड हो जाएगा। समझे क्या? तो फर्स्ट का सेकेंड देखो दो ऑप्शन में है। नेक्स्ट बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या? नेक्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप। बच्चों हबल टेलीस्कोप जो है वो एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। वो क्या है कि वो आपके पास्ट का भी इमेज ले लेता है, ठीक है। तो वो एक आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, हबल टेलीस्कोप अभी नासा ने बनाया है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस में जाकर के लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, वो जो है उसकी हाइट ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर के आसपास रहता है। और 450 किलोमीटर को बच्चों हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, साथ ही साथ हबल टेलीस्कोप होता है। हबल टेलीस्कोप एक कमाल की चीज है, आप सर्च कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा मजा आ जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट 105 6.6, यहां पर एसआई यूनिट दे रखा है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर, मतलब एसआई यूनिट को आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों न्यूटन को जब आप डाइन में लिखोगे, डाइन सीजीएस का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट होता है, तो 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर स्क्वायर है तो 10 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे केजी स्क्वायर है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका बच्चों 3 हो जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। -8 बोले तो यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर 10 टू दी पावर कितना होगा ये आपको बतलाना था, तो 10 टू दी पावर -8 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर ये जो है, ये मेरा बहुत प्यारा सा टॉपिक है जो हमको बहुत पसंद है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आपको बेस्ट क्वेश्चन दिया है, और ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो इक्वल करंट्स आई फ्लोइंग इन टू आवर्स एक्स एंड वाई, तो यहां पर आई करंट फ्लो कर रहा है और यहां पर भी आई करंट फ्लो कर रहा है। आपको बतलाना है, इसको देखो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो आपको बतलाना है कि किस क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। अपवर्ड मतलब बाहर, डाउनवर्ड मतलब अंदर। देखो बच्चों, अगर हम इस रीजन में बात करें, किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे देखते हैं, तो आपको राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है, जैसे इधर। तो इसके कारण इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप कर्ल करोगे या फिर ऐसे घुमाओगे तो ये अंदर जा रहा है, हाथ फिंगर 4 फिंगर्स अंदर जा रहा है, मतलब यहां पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा।
और इसके कारण बच्चों देखो ऐसे है, दिस इज द करंट का डायरेक्शन और ये बाहर आ रहा है, तो इसके कारण इधर होगा, तो एक के कारण अंदर, दूसरे के कारण बाहर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, मतलब इसमें आपका आर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहां पर बच्चों इसके कारण बाहर होगा और इसके कारण जो है ये भी बाहर होगा, तो इस वाले केस में बाहर होगा मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, बोले तो क्यू ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में इसके कारण बाहर की ओर और इसके कारण आप देखो करंट इधर है, घुमाओगे हाथ अंदर जा रहा है, तो इसके कारण बाहर की ओर और इसके कारण अंदर की ओर, तो अंदर भी हो सकता है नेट, बाहर भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आर। नेक्स्ट फोर्थ का अगर हम देखें तो फोर्थ में इसके कारण देखो अंदर की ओर और इसके कारण भी अंदर की ओर, तो नेट जो है आपका अंदर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, आर, फर्स्ट का आर देखो दो ऑप्शन में है, फिर सेकंड का बच्चों क्यू, सेकंड का क्यू सेकंड ऑप्शन में है और इसमें नहीं है, तो सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम किस पे होगा, तो डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए बच्चों, दिस इज -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा पता है आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, तो C/5 दिस इज इक्वल टू F - 32/9। तो बच्चों यहां पर हम लोगों को C और F सेम होना चाहिए, मतलब डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की वैल्यू सेम आती है, तो हम लोग दोनों की जगह x पुट कर देंगे, तो x/5 इज इक्वल टू x - 32/9, तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे सो दिस विल बिकम -40 डिग्री, तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है, सेम टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम ए टू अ मीडियम बी विदाउट बेंडिंग एट द इंटरफेस विच इज नॉट पॉसिबल केस। जैसे बच्चों ये एक ऊपर में हवा है, मान लो नीचे में पानी है, तो लाइट जो है जा रहा है, अब ये बेंड कर जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, आप लोग पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में, है ना, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ, तो जब लाइट जो है वो जा रहा होता है एक इंटरफेस से दूसरे में, तो ये बेंड कर जाता है, लेकिन बच्चों अगर दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी, तो उस केस में ये बेंडिंग नहीं होगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो फर्स्ट केस बोल रहा है कि ए एंड बी हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा गिरना, ठीक है, तो ऑब्लिकली गिरेगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो बेंड नहीं करेगा, मतलब ये वाला पॉसिबल केस है। ए एंड बी हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट्स फॉल्स नॉर्मली, अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हुआ तो नॉर्मली गिरे, ऑब्लिकली गिरे, सब में वो बेंड नहीं करेगा, तो दोनों पॉसिबल है। ए एंड बी हैव डिफरेंट, अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऊपर एयर नीचे वाटर और तब भी नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो भी वो बेंड नहीं करेगा, तो थर्ड केस इज आल्सो पॉसिबल। बट फोर्थ केस बोल रहा है बच्चों, ए एंड बी हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फॉल्स ऑब्लिकली, तो अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और तिरछा लाइट गिरेगा तो वो बेंड करेगा बच्चों, तो यहां पर नॉट पॉसिबल है कि, तो फोर्थ ऑप्शन में हम लोग टिक मारेंगे, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इन नियर साइटेडनेस, बच्चों नियर साइटेडनेस क्या होता है, नियर साइटेडनेस को हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, और मायोपिया के केस में क्या होता है कि हमें दूर की चीजें नहीं दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, तो आपको बोल रहा है कि द इमेज ऑफ डिस्टेंस फॉर्म, जैसे अगर हम लोग आंख का डायग्राम बनाएं तो आंख जो होता है, आंख ये ऐसा होता है और आपके आंख में ये लेंस लगा रहता है, तो सो दूर से जो रेज आ रही है, दूर से जो रेज आ रही है, ये अगर, इसको बोलते हैं बच्चों रेटिना, यहां पर पर्दा लगा रहता है स्क्रीन, इसको बोलते हैं रेटिना, अगर ये यहां पर कन्वर्ज कर जाता है, यहां पर फोकस करता है, तो आपको इमेजेस दिखेंगी, लेकिन मायोपिया जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती है, वहां पर क्या होता है कि ये रेज पहले ही कन्वर्ज कर देता है यहां पर, तो यहां पर फोकस आपका हो जाता है, ये स्क्रीन पे नहीं होता है, रेटिना पे नहीं होता है, इसलिए इमेज नहीं दिखता है। तो फोकस कहां पे होता है, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले, तो यहां पर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों देखो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऐसा होता है,
अगर इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इधर बनता है तो वो रियल इमेज होता है, और अगर इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है तो वो वर्चुअल इमेज होता है। बच्चों इन दोनों के बीच में, रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम दूरी कितनी होती है? तो जब ये 2f पे बनेगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस 2f और ये वाली डिस्टेंस भी 2f, तो ये जो है ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है। मतलब रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम दूरी जो होगी वो 4f होगी। कितनी होगी? 4f। ये सारी चीजें को हम लोग प्रूव भी करते हैं, बट हायर क्लासेस में जब आप लोग 11th में आओगे तो हम लोग जबरदस्त तरीके से इसका जो है पढ़ेंगे, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। हम लोग हर एक टॉपिक को ऐसा करने वाले हैं कि जो है आपका रिजल्ट जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे जो है केमिस्ट्री के सर जो है आपको डिस्कशन करेंगे, बायोलॉजी का भी डिस्कशन होगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो है आइए एंड पीवी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो बेटा? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से घर पे पहुंच गए होंगे। आज आप देने आए होंगे साहू कॉलेज का स्क्रीनिंग टेस्ट और उसकी आंसर की का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप अपने नंबर्स देखना चाह रहे होंगे, तो उसका हम आंसर की लेके आए हैं विद सॉल्यूशन। अब मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। माई सेल्फ डिवाइस सर, आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी एट पीबी एकेडमी। कहां पर बेटा? पीबी एकेडमी, जो जिसका नाम ही रिजल्ट देना है, मतलब जिसका काम ही रिजल्ट देना है। सिर्फ वो फोकस करती है ओनली एंड ओनली, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती है, सिर्फ काम करती है बच्चों के रिजल्ट लाने में। तो उसने आपके लिए कि आपको पता चले और कि आपको ये बात पता चल जाए कि आपने कितने सेलेक्ट किए हैं, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, उसके लिए आज ही उन्होंने आंसर की बना के आपके लिए भेजने का प्लान किया है। और पीबी सर के इंस्ट्रक्शन आए कि आज ही जाने चाहिए, इसलिए हम लोग को रात में आपके लिए शूट कर रहे हैं ये बेटा। तो या मैं आपको बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री का, क्या बताने जा रहा हूं बेटा? केमिस्ट्री का आंसर की। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 71 से आपका स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री, जिसमें आपको पहले दिया था नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस इन वाटर बाय H2SO4, H3PO4, H3PO3। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा बेटा, ध्यान से देखो। जैसे H2SO4 लिया, क्या लिया बेटा? H2SO4 लिया। आपने क्या लिया बेटा? H2SO4। याद रखना H2SO4 जब आप पानी में डालते हो तो ये डिसोसिएट होता है 2H+ और SO4 2-। तो बताओ इसने कितने एसिडिक हाइड्रोजन दिए? 2 दिए, यानी H2SO4 ने कितने दिए? 2। अब मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको बताता हूं कि H3PO4 लिया, H3PO4 लिया। याद रखना, अगर आपको मालूम होगा, क्योंकि अभी आप 10th में पढ़ते हो तो हो सकता है आपको ज्यादा डिटेल में ना मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके मैं ट्रिक बताता हूं। जब भी H3PO4 या H3PO3 आए, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। और जब भी इनका स्ट्रक्चर बनाना है तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो आपको ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं। और पहला तो O डबल बॉन्ड लगा देना होता है, फिर दूसरा एक O के साथ ऐसे H लगा देना होता है। ये तो कंपलसरी है, मतलब ये तो लगाना। अब बताओ 2 O यूज हो गए, बचे कितने? 2। तो 2 O को ऐसे सिंगल सिंगल जोड़ दो। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने थे? 3, जिसमें एक यूज हो गया, 2 इनके साथ जोड़ दो। अब याद रखना, जो H ऑक्सीजन के साथ होता है उसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और वही H पानी में जाकर रिलीज होता है। तो ये आपको कितने रिलीज करेगा बेटा? 3 करेगा, क्योंकि 3H ऑक्सीजन के साथ है। अब फिर इसका स्ट्रक्चर बताओ। देखो फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिए पहला, फिर दूसरा ऑक्सीजन के साथ ये H जोड़ दिया, फिर तीसरा ऑक्सीजन बताया उसके साथ H जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन कितने थे? 3, 1 2 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने थे? 3, लेकिन हुए कितने? 2। अब ये डायरेक्ट जोड़ दिया। ये डायरेक्ट H वाला कभी नहीं हटता है पानी में जाने के बाद। ये डायरेक्ट जो H कनेक्ट है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फास्फोरस, वो नहीं हटेगा। कौन से हटेंगे? जो ऑक्सीजन। तो 1 2, यानी यहां पर 2 आएगा। आंसर आप देखो 2 3 2, 2 3 2। कोई आंसर है क्या बेटा? देखो 2 3 2, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। कौन सा हो गया बेटा? सेकंड हो गया। आपका आंसर सेकंड हो गया। समझ में आया कि नहीं है? फिर से बोल दिया, सेकंड आंसर आ गया। अब 72 क्वेश्चन में चलते हैं। किस में चलते बेटा? 72 क्वेश्चन नंबर में। ये आपको क्लियर हो गया बेटा? ये 72 को इसका आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं 72 में। इसको इरेज कर देते हैं एक बार।
ठीक है, अब हम चलते हैं 72 में। 72 में क्या बोला है, विच वन इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होता है पहले ये पता करो, NaCl होता है। क्या होता है बेटा, NaCl होता है। टेबल सॉल्ट क्या होता है बेटा, NaCl होता है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस 3 तरह का हो सकता है। एक NaCl मॉल्टन, ठीक है बेटा, एक होता है NaCl एक्वस है, लेकिन ये है क्या, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड। और एक होता है डाइल्यूट NaCl बेटा, बात समझे, याद रखना डाइल्यूट NaCl में सिर्फ NaCl पड़ा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर में। अब इसमें आपका होता है एनोड, इस साइड होता है कैथोड। क्या होता है बेटा, कैथोड। याद रखना आपका क्या होता है, एनोड होता है एक साइड, दूसरी साइड होता है कैथोड। अब ये कैसे पता चले किधर एनोड है किधर कैथोड है, जब भी आप सेल बनाओ ABC याद रखो, AC, पहले A आता तो पहले एनोड आएगा फिर कैथोड आएगा, बस सिंपल सी बात याद रखना। दूसरा बात सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात बता दिया है, अब दूसरा पॉइंट आपको बता दूं। जैसे NaCl मैंने बोला जब डाइल्यूट का केस आता है, आपसे किसमें पूछा है, डाइल्यूट टेबल सॉल्ट, डाइल्यूट का पूछा है, तो डाइल्यूट में NaCl जब पड़ा होता है Na+Cl- में ब्रेक तो हो जाता है। जो वाटर होता है वाटर का ही ऑक्सीडेशन होता है और वाटर का ही रिडक्शन होता है। तो जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, O2 गैस रिलीज होती है। और वाटर का जब रिडक्शन होता है, कैथोड में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन हमेशा। और एनोड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको याद रखना वाटर का ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वाटर का ही रिडक्शन होता है। जब वाटर का रिडक्शन होता है तो H2 गैस निकलती है, और वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज H2। मैंने आपको बोला कि कैथोड जो होता है C, और कैथोड के पास ध्यान रखना, वाटर को अगर आप अभी छोटी क्लास में हो, बता रहा हूं, H+OH- में वाटर ब्रेक होता है। वाटर जो होता है बेटा ब्रेक होता है, आपको मालूम है, H+OH- में। याद रखना एनायन जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं एनायन। एनायन हमेशा एनोड की ओर जाता है, कैटायन हमेशा कैथोड की ओर जाता है। यानी याद रखना C की ओर जाता है, A की ओर जाता है। जब H+ इधर जाएगा तो क्या निकलेगा, H2 गैस, और जब OH- इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, O2 गैस। तो कैथोड में कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन। सही बोला, नियर द कैथोड हाइड्रोजन गैस। मार्कर चेंज करता हूं, नियर द कैथोड हाइड्रोजन गैस एंड इज फाउंड टू बी डबल एज द गैस फॉर्म एनोड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाइड्रोजन देखो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में जल्दी से याद रखना, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम जाएंगे तो ऑक्सीजन का 1 एटम जाएगा। तो मतलब यहां पर ऑक्सीजन, जो एनोड में ऑक्सीजन मिल रही होगी तो आधी मिल रही होगी हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर 2 आ जाएंगे तो यहां पर 1 एटम आएगा। यहां पर अगर 4 एटम आएंगे तो यहां पर कितने आएंगे, 2 आएंगे। देखो 2 2 4, 4 एटम है तो यहां 2 एटम। तो इन्होंने बोला वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज H2 एंड इज फाउंड टू बी डबल एज द गैस फॉर्म एट एनोड। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? यानी आपको जो कैथोड में मिलेगी हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और एनोड में जो मिलेगी वो कौन सी गैस मिलेगी बेटा, आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, जिसका ऑक्सीजन का वॉल्यूम आधा होगा रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। आंसर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, याद रखना, आयनिक बॉन्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन तीनों केस में होना चाहिए। नॉट प्रॉपर्टी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका आंसर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होता, कोवेलेंट बॉन्ड में होता। बेटा ये भी बात क्लियर हो गई, यानी इसका आंसर 3rd हो गया। द बॉन्डिंग सिरेमिक, तो याद रखना इसमें पार्शियल आयनिक एंड पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आप हमारे यहां आओगे जब फाउंडेशन के लिए, यानी हम जो ब्रिज कोर्स कराएंगे तो आपको हर चीज बताएंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि केमिस्ट्री इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये पता चलेगा तब जब आप पढ़ोगे डिवाइसेस से केमिस्ट्री, याद रखना। और डिवाइसेस सब मिलेंगे कहां पर, पीबी एकेडमी में मिलेंगे। बात समझ आया कि नहीं आया बेटा? फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट 75 क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन में क्या बोला, पेयर ऑफ आइसोटोन। अरे आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा बताओ, क्या सुना होगा, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक, आइसोटोन।
आइसोटोन का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कहीं आइसोटोन लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, आइसोटोन लिखा हो, तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। यानी आइसोटोन क्या बोलेंगे, द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज आइसोटोन्स। यानी यहां पर ये दो आपके एटम दिए, आर्गन कैल्शियम, क्या इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नहीं सेम है। तो ऐसे आपको चेक करना किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, तो आपको थर्ड आंसर मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या निकालेंगे बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर जो ऊपर लिखा होता है क्या होता है, मास। जैसे पोटेशियम का लिखोगे तो ऊपर 39, नीचे कितना लिखोगे 19। जो ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर होता है, जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर 19। कितना आया 20, यानी 20 न्यूट्रॉन है। इसी तरह दूसरे में निकालते हैं, ये मैंने किसके लिए निकाला, पोटेशियम के लिए। फिर मैं निकालता हूं कैल्शियम के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या निकालूंगा बेटा, इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो बेटा मास नंबर बेटा कितना है, कैल्शियम का 40 होता है, एटॉमिक नंबर कितना 20, कितना आएगा 20 आएगा। देखो दोनों के न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम, मतलब आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट चलते बेटा, पेट्रोलियम इज सॉल्युबल इन वाटर। पेट्रोलियम मतलब आपका ऑयल लिखता है इसे मानने का, जैसे पेट्रोल एक ऑयल होता है ना, पेट्रोलियम बोल दिया, ठीक है। क्या आप बताओ, आप क्या मस्टर्ड ऑयल है, पानी में डिजोल्व होता है क्या, नहीं। तो क्या पेट्रोलियम इज सॉल्युबल इन वाटर, गलत हो गया, नहीं सॉल्युबल होगा। अच्छा, पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट होता है, यानी हायर हाइड्रोकार्बन होता है पेट्रोल। तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान सुनो, नेक्स्ट 77, यानी आपका सेकंड आंसर हो गया 76 का। 77 CO2 और H2 क्या बनता है बेटा, H2CO3। और जब ये एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक, यानी ये आपका जाएगा Q के साथ। अब देखो SO3 बनता है आपका, ये O और ये 3 मिलके बनेंगे 4, और ये 2 और एक S, H2SO4 होता है तो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक, ये मिलेगा R के साथ। SO2 H2 मिलेगा, H2SO3 ये बनता सल्फरस, यानी ये मिलेगा ये, यानी A किसके साथ है, Q के साथ, A Q के साथ मिला कहीं, A Q के साथ, और B किसके साथ है, P के साथ मिल गया, C किसके साथ है, R। आंसर मैच कर लो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैमेज इज कॉज्ड बाय एसिड रेन। एसिड रेन से क्या दिक्कत है, टिम टिम बरसा पानी, वो आता ना, कौन सा गाना है भाई, सलमान खान का, सलमान खान का नहीं भाई, अक्षय कुमार का, अभी सूर्यवंशी मूवी में आया था ना। तो बारिश हुआ और बारिश में एसिड रेन हो जाए, क्या हो जाए, एसिड रेन, यानी एसिड मिल जाए। तो एसिड भाई जलाएगा कि नहीं जलाएगा, भाई तालाबों में पानी होता है, तालाबों में क्या होता है बेटा, पानी होता है, पानी में क्या होती है, मछली जल की रानी है, अगर उसमें एसिड गिरेगा तो मछली क्या हो जाएगी, मरेगी ना। तो मतलब ये वाला सही, एसिड रेन किल्स द एक्वाटिक एनिमल्स, ये सही हो गया। एसिड रेन डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, अगर पेड़ पौधों पे गिरेगा, अरे एसिड कहीं गिरता तो वहां जला देता, भैया ये भी कर देगा काम। और क्या करेगा, एसिड डैमेज द हिस्टोरिकल प्लेस, आपके बिल्कुल आपको आपने सुना होगा ताजमहल का जो व्हाइट संगमरमर है उसमें येलोइश होता जा रहा है, यानी पीला सा होता जा रहा है, वो क्यों हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। भैया ये भी क्लियर हो गया, यानी ये इतने क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड इंक प्रिपेयर्ड बाय, याद रखो सेकेंड आंसर, कौन सा आंसर, सेकेंड आंसर रहेगा। आपको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आपको याद रखना है, बाकी इसकी जो मैकेनिज्म होती है आप समझ नहीं पाओगे इस समय, क्योंकि आपको यहां पढ़ाया ही नहीं गया होगा ये डिटेल में। तो आपका लेबल हम करेंगे ब्रिज कोर्स में, आपको और आगे आपको सिखाएंगे, आपको 11 से 12th में कनेक्ट कराएंगे, सॉरी आपको 10th से 11 में आपको कनेक्ट कराएंगे। ऐसा ब्रिज कोर्स हम लोग लेके आने वाले हैं आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री 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 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, और वो कब स्टार्ट हो रहा है, 10 अप्रैल से। कब से बेटा, 10 अप्रैल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइमस्टोन, CaCO3, पहला आंसर देखते आ जाएगा।
अच्छा, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? इसमें सल्फाइड का ओट्स होता है और वो वाटर के, जब हम ये फ्लोटेशन करते हैं तो वो वाटर के ऊपर आ जाते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। देखो भैया, सल्फाइड कंटेनिंग और ड्यू टू हाइड्रोफोबिक, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। मेटलर्जी आपके यहां टॉपिक होगा, क्या? मेटलर्जी वहां पर पढ़ा होगा ये आपने। बोला है विच वन फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन नेट। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। नीचे एरो डिक्रीज, यानी जैसे बोरॉन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज, यानी सबसे बड़ा नाइट्रोजन, सबसे बड़ा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर यानी आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 83 क्वेश्चन कराता हूं बेटा। कौन सा क्वेश्चन? 83 में क्या बोला? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट बोल, द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम V एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, V एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बोला, इसका मतलब V डायरेक्टली, सॉरी बेटा, एक मिनट, ठीक है बेटा। हम लोग क्वेश्चन क्या हुआ था? 82 हो गया था, अब कर रहे थे 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला? एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर क्या बेटा? कांस्टेंट है, और बोला है द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम V एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बस इतनी बात याद है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको याद रखना है PB इक्वल टू क्या होता है बेटा? nRT होता है, और nRT होता है तो हमें P और किस में चाहिए? V और T में रिलेशन चाहिए, तो V बाई T इक्वल टू हम NR बाई P लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल टू NR बाई P, और इधर लिख लेंगे T। तो अब हमने बोल दिया, इसके आगे 0 लिख लिया, और इसको कंपेयर किया Y इक्वल टू mx प्लस C। तो देखो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये m हो जाएगा। तो m क्या होता है? स्लोप होता है। m क्या होता है बेटा? स्लोप होता है, यानी स्लोप क्या लिख सकते हैं? NR बाई P, और NR बाई, अगर मैं T इस साइड लेके जाऊंगा तो V बाई T इक्वल टू स्लोप हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? अब देखो इन्होंने क्या बोला? आपको बोला स्टेलेंट विद स्लोप, आपको स्लोप कितना दिया? 0.328। द वैल्यू ऑफ P इन क्लोज टू, यानी आपको प्रेशर आपको बताना है, तो यानी आपको P बताना है, तो आपको क्या क्या दिया है वो वैल्यू आपको पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करोगे तो कैसे वैल्यू आएंगी, ध्यान रखना। अब मुझे क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रेशर चाहिए, ठीक, ये बात लिख लिया, प्रेशर चाहिए। तो मैं स्लोप के इक्वल, इन्होंने बोला क्या बोला? देखो कितने मोल गैस दिया? 2 मोल, तो यानी n की वैल्यू क्या ले लो? 2 ले लो, ठीक है। n की वैल्यू मिल गई 2। मोल्स ऑफ आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, यानी m की वैल्यू कितनी दे रखी है वो भी लिख लेते हैं। m की वैल्यू दे रखी है 0.328। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख लो क्योंकि हमें न्यूमेरिक वैल्यू से चाहिए। द वैल्यू ऑफ P, अच्छा वैल्यू ऑफ P चाहिए, वैल्यू ऑफ P चाहिए, ठीक है। अब हमने लिख लिया स्लोप की वैल्यू लिख लिया 0.328 इक्वल टू क्या लिख लिया? 2 मोल 2 है ना, n क्या होता है? मोल होता है। r की वैल्यू क्या लिखोगे? r की वैल्यू लीटर एटीएम में क्या होती है, क्योंकि यहां पर जो एटीएम में प्रेशर, तो लीटर एटीएम में लोगे तो r की वैल्यू रखोगे 0.0821, ठीक है। डिवाइड, अच्छा ये लिख लिया 2 इंटू 0.0821 लिख लिया, नीचे क्या लिख लिया? P लिख लिया, क्योंकि क्या नीचे P है ना। अब P में इधर ले गया, P इक्वल टू इधर ले गया, तो इधर गया 2 इंटू 0.0821। 0.0821 किसकी वैल्यू है? R की। n आपको दिया है, डिवाइड कर दिया 0.328। इसको जरा डिवाइड करो, आपका प्रेशर आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, आपका प्रेशर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, इसको डिवाइड करने में जो भी आंसर आएगा वही करेक्ट हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.05। लेकिन आपको डिवीजन करके देखना है। क्या करके देखना है? डिवीजन करके देखना है बेटा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं, इसको फिर मैं रेज कर देता हूं, आप लोग देख लेना, पूरा सॉल्यूशन बना लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोलता हूं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोलते हैं बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया जाए तो कौन सा लॉ हो जाएगा? बॉयल्स लॉ हो जाएगा। कौन सा लॉ हो जाएगा बेटा? बॉयल्स लॉ। याद रखना, कौन सा लॉ हो जाएगा बेटा? बॉयल्स लॉ हो जाएगा।
बॉयस लॉ हो जाएगा। और बॉयस लॉ बोलता है P1V1 इक्वल टू P2V2। याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ये फॉर्मूला होता है P1V1 इक्वल टू P2V2। अब कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर ऑफ X, ये X वॉल्यूम, DMQ मतलब लीटर, X लीटर ऑफ गैस वाज इंक्रीज फ्रॉम 75 किलो पास्कल टू 150 किलो पास्कल द न्यू वॉल्यूम। तो ये आपने क्या X क्या मान लिया, V1 मान लिया, इसको P1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, 150 को क्या मान लिया, P2 मान लिया। अब V2 निकालना है, तो भाई क्या लिखो, X इंटू 75, P2 आप क्या लोगे बेटा, P2 लोगे 150, V2 आपको निकालना है, तो V2 इक्वल टू क्या लिखोगे, X इंटू 75 डिवाइड बाई 150, ये कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, x/2। देखो x/2 है क्या कोई, हाँ आ गया, आंसर थर्ड आ गया। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया, ये मैं रेज कर लेता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, आप आंसर मैच करो। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो 10 तारीख से हमारा बैच आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप कांटेक्ट करो हमारे ऑफिस में, आ जाओ, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, यानी आपको प्रिपेयर किया जाएगा जेईई एडवांस के लिए, नीट के लिए। यानी आपको डॉक्टर बनने का सपना है तो डॉक्टर बनाया जाएगा, आपको इंजीनियर बनने का सपना है, आईटीएंस बनेगा तो आईटीएंस बनाने के लिए, हम इंजीनियर बनाने के लिए भी आपको बना देंगे, लेकिन जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा ही पढ़ना है, क्योंकि लातूर में सिर्फ रिजल्ट देने के लिए एक ही एकेडमी जानी जाती है, वो है पीबी एकेडमी। ठीक है, पीबी सर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया ये क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 85। हाँ, टू गेट 32 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू बी हीटेड स्ट्रांगली। अच्छा देखो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है पहले ये बताओ सर, CaCO3 होता है। क्या होता है बेटा, CaCO3। इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये किस में चेंज होगा, CaO प्लस CO2। अच्छा, मैंने बोला है अगर ये 100 ग्राम है तो ये कितना है, देखो 56 ग्राम, और ये कितना 44 ग्राम। ये 56 ग्राम कैसे लिखा, मतलब एक मोल लिया तो इसका 100 ग्राम वेट होगा। इसका 56 कैसे बोला, देखो कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया 56। हो गया कि नहीं हो गया, यानी अगर हम 100 ग्राम हीट करेंगे तो 56 ग्राम मिलता है, लेकिन आपको कितना मिला 32 ग्राम। तो मैंने बोला जब 56 ग्राम हमें 56 ग्राम ऑफ CaO ऑप्टेन किससे ऑप्टेन करते हैं, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, तो 1 ग्राम किससे ऑप्टेन करेंगे, तो 100 डिवाइड बाई 56। लेकिन आपको कितना मिला है 32 ग्राम मिला, तो 32 ग्राम के लिए क्या करोगे, 100 डिवाइड 56 मल्टीप्लाई। ठीक, 56 आपको किसमें मिला, 100 ग्राम में मिला, तो 1 ग्राम कितने मिलेगा, 100 डिवाइड 56, तो अब 32 ग्राम चाहिए, तो ये कर लिया, 8 से काटा, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 8 4 जा, यानी ये आपको हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 7। अब इसको जा से 7 5 जा कितना होता है, 7 5 जा होता है 35, सॉरी 7 5 जा 35। अब 5 गया तो 7 7 जा कितना होगा 49, यानी 57 पॉइंट समथिंग। कुछ आंसर है क्या, हाँ सर मिल गया, लो भैया आंसर आ गया। अब 86 क्वेश्चन करता हूं बेटा, समझ में आ गया आपको, अप्रोक्सीमेट में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कैलकुलेशन, तब भी आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। ये हो गया, आपको सारे कम टाइम में सारे आंसर दे रहा हूं बेटा, कम टाइम में सारे सॉल्यूशन दे रहा हूं बेटा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा ये मैंने किया इरेज। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको लेता हूं, कौन सा लेता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 86, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले कब भी दिया जाए ऐसा, तो वेट कितना दिया है 8 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, N इक्वल टू W/M, N इक्वल टू W/M। तो W/M होता है, तो मैंने आपको बताया W कितना है बेटा 8 ग्राम, मोलर O2 का मोलर मास कितना होता है सर, मोलर मास O2 का होता है 32 ग्राम पर मोल, तो 32 यानी 1/4 मोल आ गया। अब मैंने आपको बताया कभी भी नंबर ऑफ एटम पूछे जाए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 तो क्या लिखोगे, मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी
या एटॉमिसिटी में कंफ्यूजन होगा आपको, तो आप लिख लो नंबर ऑफ एटम इन अ वन मॉलिक्यूल। सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, आप देखो मोल कितने हैं, 1/4 आया। ठीक, Na की वैल्यू क्या होती, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितने एटम, 2, ये कैंसिल किया, 2 आया, 2 से काटा 3.011 यानी 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। देखो कोई आंसर है क्या? हाँ सर मिल गया। कोई मिला? हाँ देखो थर्ड आंसर मिल गया, थर्ड मिल गया बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इज वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, क्या होता है बेटा? विनेगर होता है। ठीक है, जो आप लोग अपने घर में खाते भी हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 88, अल्कोहल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल अल्कोहल कंटेन्स सिमिलर हाइड्रोक्सी OH फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सही बोला, जितने भी अल्कोहल का जो अल्कोहल को पहचानने का तरीका होता है OH ग्रुप होता है। जिनमें OH ग्रुप होता है वो अल्कोहलिक होते हैं, मतलब अल्कोहल ग्रुप होता है। तो रीजन यानी आपको बोला दोनों सही है, बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explain of the assertion। बिल्कुल सही बोला। अल्कोहल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों रखता है? क्योंकि ऑल अल्कोहल्स कंटेन सिमिलर हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए अल्कोहल जो ग्रुप होता है, जो अल्कोहल होता है उसमें OH ग्रुप आता है, जिसका सब जितने भी अल्कोहल होंगे सब में OH मिलेगा ही मिलेगा, तभी हम पहचानेंगे ये अल्कोहल है। ठीक है, वो हो सकता है मेथेनॉल हो, एथेनॉल हो, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि सबके पास है OH ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको C++ ऐसा मिले तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और उसके बाद कोई कंपाउंड हो उसके बाद में Al लगता है, तो देखो ये मिल गया एथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए उसको बोलते हैं एथेनॉल। जिसके पास ये मिल जाए C++OH, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। यानी आपका देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक इसका फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका ईथर ग्रुप है, ईथर यानी मेथॉक्सी एथेन, यहां डबल बॉन्ड लगा यानी ईन आना चाहिए, देखो ईन मिल गया। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फंक्शनल ग्रुप से आप पहचानो कि करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि आपको अगर मैं पूरे ग्रुप के बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से आपने पहचान लिया आंसर, क्योंकि आपको कम टाइम में आंसर करना है बेटा। तो आंसर आप ढूंढ लोगे बेटा इसका। ठीक है, ढूंढ दूं क्या? ठीक है, पहले ए का है सेकंड, ए का सेकंड किसमें है? ए का सेकंड 2 ऑप्शन में है। फिर बी का भी देखना, बी का क्या है बेटा? फर्स्ट, बी का फर्स्ट, इसमें भी मिला। हाँ, आंसर आपका हो गया थर्ड, देखो मिल गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बी थर्ड दिया है और इसमें बी का फर्स्ट, और इसमें यहां देखो बी का आपका ये ग्रुप ब्यूटेनिक एसिड आपका फर्स्ट है। फिर आपका है सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, लेकिन सोडियम का नाइट्रेट नहीं होता, यानी आंसर ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी आपका पूरा मैंने आपको बता दिया है आंसर के साथ सॉल्यूशन। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है और आपको लगता है कि हमारा 10th में बहुत अच्छा नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो पीबी एकेडमी के गेट खुले हुए हैं और आपको बिल्कुल बेस्ट करके देंगे ब्रिज कोर्स, और जो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं पीबी सर सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप कभी भी कॉल करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और हमारे पास आए। हमारा बैच 10 अप्रैल से शुरू है, जिसमें हम ब्रिज कोर्स में आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे 11th के लिए, और फिर 11th में आपको बिल्कुल जैसे नीट की तैयारी करना चाहो, यानी आप डॉक्टर बनना चाहो तो बिल्कुल डॉक्टर की लेवल की पढ़ाई कराएंगे, यानी आपको नीट की प्रिपरेशन कराएंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो और IITians बनना चाहते हो तो बिल्कुल आपको जे एडवांस के लेवल की प्रिपरेशन करवाएंगे बेटा। वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? लातूर में पीबी एकेडमी में, क्योंकि पीबी सर किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी होने नहीं देते। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते, यानी वो पढ़ाई को एक अलग ही लेवल में देखते हैं। हर बच्चे में वो अपना बच्चा देखते हैं, तो वो किसी भी बच्चे का कैरियर खराब नहीं होने देते हैं। इसलिए पीबी एकेडमी सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। मैं डिवाइस सर, आपका प्यारा डिवाइस सर। ओके, थैंक यू बेटा।
तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के पेपर के डिस्कशन की, जिसका एग्जाम आपने आज ही दिया हुआ है ना। तो इस पेपर में देखिए, ये जो कोड ए का बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ए बी सी डी। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी में जो ए है वो पिलस है। ए क्या है, सॉरी ए इस टाइप है। तो अब देखो ए इस टाइप किसमें दिया हुआ है, आप ध्यान से चेक करें अगर, तो यहाँ पर ए में एक ऑप्शन में एनुलस दिया है, बी में पिलस दिया है, सी में कप दिया है, डी में स्टाइप दिया है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में ए में गिल्स दिया है, बी में पिलस, सी में एनुलस और डी में स्टाइप। तीसरे में ए में स्टाइप, बी में माइसीलियल थ्रेड, सी में एनुलस और डी में कप। और चौथे ऑप्शन में ए में पिलस, बी में गिल्स, सी में एनुलस और डी में माइसीलियम थ्रेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए हो गया पिलस, बी हो गया गिल्स, सी हो गया एनुलस और डी हो गया माइसीलियम थ्रेड। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4th। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। ध्यान समझिएगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स बिलोंग टू किंगडम फंजाई। फंजाई किंगडम को कौन कौन से मेंबर बिलोंग करते हैं? तो एक ये बिलोंग करता है, एक ये बिलोंग करता है और एक ये बिलोंग करता है। बाकी पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, नॉस्टॉक और एनाबिना, ये सभी मेंबर फंजाई को बिलोंग नहीं करते हैं। तो केवल 1, 2 और 3 मेंबर बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर सही होगा 4th। उसमें देखो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना। फिर अगला इसमें अब ध्यान दें अगर, तो अगला इसमें क्वेश्चन है 33, एल्गी आर मेनली ऑटोट्रॉफ। बिल्कुल सही बात है। और एल्गी इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ये गलत है और ये करेक्ट है। तो अगर इस पे ध्यान दें, एक यहां पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। इसका मतलब इसमें असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि 4th ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, हमें इसमें मैचिंग करनी है, ठीक है। अब रीजनरेशन को मैच करा दो प्लेनेरिया से, ठीक। बडिंग को मैच करा दो हाइड्रा से। फ्रेगमेंटेशन को आप मैच करा दो स्पाइरोगाइरा से। और मल्टीपल फिजन को मैच करा दो प्लाज्मोडियम से। यानी कि ए का 4, अब देखो ए का 4 किस में दिया है, ए का 4 सेकंड में भी है और 4th में भी है। बी का आपका 3rd, तो बी का 3rd किस में दिया है, 4th ऑप्शन में। तो आपका 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब नॉट इनकरेक्ट पूछा है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है कौन सा गलत नहीं है। तो कौन सा गलत नहीं है मतलब कौन सा सच आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट ऑफ बायोटेक। तो बायोटेक का बेनिफिट ये भी होता है ना, इंक्रीज द पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ क्रॉप। बायोटेक का जो बेनिफिट है वो डेवलपमेंट ऑफ स्लो फ्रूट सेटिंग वैरायटी। ये आपको ध्यान रखना है कि बायोटेक से आप कभी भी स्लो फ्रूट सेटिंग नहीं करेंगे, आप फास्ट फ्रूट सेटिंग करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। मैक्सिमाइज डिजीज कंट्रोल एक्सपेंसेस, तो आप तो मिनिमाइज करोगे, जो एक्सपेंसेस है उनको मैक्सिमाइज नहीं करोगे। इसमें मैक्सिमाइज लिखा है तो ये भी आपका गलत हो गया। अब सवाल पूछ रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट में से बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट नहीं है, केवल पहला ही बेनिफिट है, यानी कि इंक्रीज इन पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला इसमें हमको मैच कराना है कॉलम, ठीक है। तो कॉलम 1 में क्या दिया है, पहला व्हाइट रिवोल्यूशन, दूसरा बायोमैग्निफिकेशन, तीसरा एपीकल्चर और पिसिकल्चर। तो देखिए जो एपीकल्चर है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन को डीडीटी से मैच कर दो, बिल्कुल सिंपल है ना। एपीकल्चर को आप कल्टीवेशन ऑफ हनी बी से मैच करा दो। अब क्या बचा, व्हाइट रिवोल्यूशन, इसको आप डॉक्टर कोरिन से मैच करा दो। अब क्या बचा, पिसिकल्चर को NKM16 से मैच करा दो। तो अब इसकी मैचिंग देख लो, पहले का ऑप्शन सही होगा डी, तो पहले का डी किसमें दिया है, सेकंड में और 4th में। बायोमैग्निफिकेशन का ए,
तो 2 का ए, ये भी सेकंड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। फिर एपीकल्चर, एपीकल्चर में आपका आ जाएगा बी, तो देखो थर्ड का बी, तो थर्ड का बी आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला लैक्टोबैसिलस आर एनारोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है। दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये भी बात सही है, यानी कि लैक्टोबैसिलस एक एनारोबिक बैक्टीरिया है और वो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बना सकते हैं, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, असर्शन भी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 39, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला कहता है O2 CO2 से आती है, तो गलत है। दूसरा O2 वाटर से आती है, सही है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 रिड्यूस होती है, सही है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीडेज, ये गलत है। यानी कि आपका केवल बी और सी स्टेटमेंट सही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इन अ फूड चेन विल हैव द मैक्सिमम concentration of harmful chemical in its body due to the contamination of pesticide in the soil। तो एक फूड चेन होती है, जैसे ए को मान लीजिए बी खाएगा, बी को मान लीजिए सी खाएगा, सी को मान लीजिए डी खाएगा, तो सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन डी में होगा। तो यहां पर देखो ग्रास को खाएगा गोट को खाएगा टाइगर, और टाइगर जब मर जाएगा तो या उसको खाएगा वल्चर। तो वल्चर में सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन होगा, तो इसका आंसर सही होगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल? तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन में कार्बन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होती, फोटोसिंथेसिस में कार्बन इन्वॉल्व होती है, यानी कि CO2 यूज होती है, रिस्पिरेशन में CO2 इवॉल्व होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में भी कार्बन प्रोड्यूस होती है। तो ये सब कार्बन से रिलेटेड हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन कार्बन साइकिल से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अब इसमें मैचिंग कराना है। देखो जो G2 फेज है उसका संबंध गैप से है, साइटोकाइनेसिस का संबंध साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से, और कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियर डिवीजन। तो अब जरा ऑप्शन मैच कराओ। ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट पहले में भी है, चौथे में भी है, और सी का सेकंड, तो सी का सेकंड देखो यहां पर दिया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस? माइटोसिस के लिए कौन सी बात गलत है? तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है पहला कि इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट, सही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज, बिल्कुल सही बात है। इन एनाफेज सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, यहां पर डज नॉट स्प्लिट नहीं होना चाहिए, स्प्लिट होते हैं, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और चौथा, इन टीलोफेज 2 डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म्ड, ये भी बात सही है। तो आपको थर्ड क्लिक करना है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, आपको ऑड वन ढूंढ के बताना है फ्लोएम के लिए। तो फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल होती है, फ्लोएम में स्यू ट्यूब एलिमेंट होता है, फ्लोएम फाइबर होता है, लेकिन वेसल्स नहीं होती, क्योंकि ये जाइलम में होती। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हेल्प एक्वेटिक प्लांट लीव्स स्टेम टू फ्लोट? फ्लोट करने के लिए क्या हेल्प करेगा? ऐसे करके एरेनकाइमा होते हैं, बिल्कुल पेरेन्काइमा से मिलते जुलते, उनमें एयर स्पेस ज्यादा होते हैं, उन्हें कहते हैं एरेनकाइमा, और ये एरेनकाइमा फ्लोट करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्लावर्स? फ्लावर्स के लिए कौन सी बात सही है? तो फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ये गलत बात है। फ्लावर, क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। फ्लावर्स इज मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म में, ये सही बात है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू फ्रूट, सही बात है। फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, सही बात है। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही, कौन कौन से गलत। तो इसमें देखिए, पहला गलत, 2, 3 एंड 4 करेक्ट, तो 2, 3, 4, आप सेकंड ऑप्शन देखो, 2, 3, 4 आर करेक्ट, ठीक है ना। अब आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पे बताने गलत हैं, ठीक है, इनकरेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये वाला तो करेक्ट हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम 2 अपोजिट सेक्स ऑफ द सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के, है ना, एक ही स्पीसीज के
डिफरेंट इंडिविजुअल, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल, या एक ही स्पीसीज का सेम इंडिविजुअल जो कि अपोजिट सेक्स के होंगे, उनके गैमिट आपस में जब फ्यूज होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मान लीजिए कोई स्पीसीज है यहां पर, देखिए मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है और स्पीसीज का, ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा है कि डिफरेंट इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2, और दूसरा केस है उसी स्पीसीज का एक ही इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल 1। तो अगर उसके 2 इंडिविजुअल होंगे तो एक मेल की तरह हो सकता है, एक फीमेल की तरह हो सकता है, और दोनों गैमिट प्रोड्यूस करेंगे और फिर उनमें फ्यूजन होगा और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर स्पीसीज का एक ही इंडिविजुअल होगा और वो दोनों गैमिट बनाएगा, उस कंडीशन में भी वो दोनों गैमिट आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, एक और इंडिविजुअल होना जरूरी है, वो भी बाइसेक्सुअल हो सकता है, वो भी दोनों प्रकार के गैमिट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कॉपुलेशन के लिए, गैमिट ट्रांसफर के लिए एक बॉडी से काम नहीं चलेगा, भले वो एक बॉडी दोनों गैमिट प्रोड्यूस कर दे। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट, और फ्यूजन ऑफ गैमिट में कभी एक बॉडी से बात नहीं बनेगी, 2 बॉडी का होना जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है सेम और डिफरेंट, तो जब सेम और डिफरेंट कह रहा है इसका मतलब इसने सेम बॉडी की बात भी कही, डिफरेंट बॉडी की बात भी कही, लेकिन यहां पर दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने केवल कहा है डिफरेंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और आपको गलत बताना था, मतलब आपका ओनली ए इज रॉन्ग, बाकी बी सी डी आर करेक्ट। सी भी करेक्ट है, एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करेक्ट है, गैमिट ट्रांसफर इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन मेंडल क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट ही डिड नॉट यूज, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा करेक्टर इस्तेमाल नहीं किया? तो मेंडल ने पॉड लेंथ का इस्तेमाल नहीं किया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following statement is wrong about ओजोन डिप्लीशन? तो ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है गलत है? तो यहां पर जो मिनिमम लिखा है ये गलत है, यहां पर मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Sanitary landfill are also not a good method for disposal of solid waste, बिल्कुल सही बात है। और क्यों? क्योंकि these landfills causes pollution for underground water resources due to the shipping of the chemicals, बिल्कुल सही। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि assertion भी सही है और जो assertion का रीजन है वो भी उसको करेक्ट एक्सप्लेन करता है। अब आपको बताना है फाइंड आउट ऑड टर्म आउट ऑफ द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन फ्रॉम ईच ग्रुप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर एक ग्रुप में ऑड कौन है? पहले में स्पाइरोगायरा, म्यूकर, एग्रिकस, पेनिसिलियम, तो इसमें स्पाइरोगायरा ऑड है। रिस्किया, मार्केंसिया, मॉस, इसमें साइकस ऑड है। फ्रॉग, टॉर्टोइज, स्नेक और क्रोकोडाइल, तो इसमें जो है फ्रॉग ऑड है। कैट, रैट, रैबिट और पैरेट, तो इसमें पैरेट ऑड है। तो स्पाइरोगायरा, साइकस, फ्रॉग और पैरेट, तो स्पाइरोगायरा, साइकस, टॉर्टोइज और पैरेट, इसमें तो टॉर्टोइज आ गया। अच्छा, स्पाइरोगायरा, साइकस, फ्रॉग और पैरेट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा है कि एवरी लिविंग थिंग अपीयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस एंड मोड ऑफ लाइफ एंड मेंटेन ओन आइडेंटिटी, दिस फिनोमेनन इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरह के लोग, उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग उनकी आइडेंटिटी होती है, इस चीज की पढ़ाई को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कितनी बातें सही है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। ऑल प्लास्टिड्स हैव पिगमेंट, गलत है, क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते। सेलुलोज इज ए प्रोटीन, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट, सही बात है। द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल, सही बात है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, आपको बताना था, तो आप थर्ड ऑप्शन में चले जाएंगे, करेक्ट। अगला क्वेश्चन 53, जैकेरियस जॉनसन कौन है भाई? इन्होंने अपना फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, तो ये आपका आ गया पहले का 4। रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहली डेड सेल डिस्कवर की थी, सेकंड का
थर्ड, ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था और परकिंजे ने नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म बताया था। यानी कि पहले का फोर्थ किस में दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। दूसरे का दिया है थर्ड, तो दूसरे का थर्ड यानी कि बी का थर्ड, बी का फर्स्ट इसमें दिया है, बी का थर्ड यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का 1। इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स। तो इसको हम लोग अभी आगे दूसरे टीचर आपको आकर के डिस्कस करेंगे। जूलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच। चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। तो अब अपन देखने वाले बेटा जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स गिवन इन द डायग्राम, सिलेक्ट डिनोटिंग स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल का मतलब क्या होता है बेटा? आपका स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल मतलब विसरल मसल, और एक होती है बेटा कार्डियक मसल। अब ध्यान से सुनिए, जो फ्यूजिफॉर्म एंड टेपरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स होती है, फ्यूजिफॉर्म एंड टेपरिंग फ्रॉम द बोथ एंड्स, इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल। ठीक है, इसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं बेटा, जो आपके ऑर्गन्स में होते हैं। मतलब सबसे पहली बात है, अगर ये है आपका स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल कौन सी होनी चाहिए बेटा? ये होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कौन से ऑप्शन में जो सेकंड नंबर का है उसमें स्मूथ दिया हुआ है ना, तो इट शुड बी दिस वन, क्योंकि पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है बेटा, सो इस हिसाब से अगर आप बोलोगे तो इस मिडल वाले इसमें क्या आना चाहिए? स्मूथ मसल आना चाहिए। ये जो है बेटा, ये है आपकी कार्डियक मसल, और ये जो है बेटा, ये है आपकी स्केलेटल मसल। ठीक है, तो दिस इज योर स्केलेटल मसल। सो आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला थर्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा, 3 तरह की मसल्स होती है, आपको पता है बेटा, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, है ना। एंड इसमें से वॉलेंट्री कौन सी होती है? सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल होती है ना। चलिए, तो इतना अपने को पता चल गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं बेटा अपन। ठीक है, चलिए तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कौन सी बीमारी होती है बेटा? एक क्रोनिक बीमारी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एम्फाइजेमा। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, इतना अपन समझ गए बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो आपको पता है बेटा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स होता है। ध्यान से देखेंगे, मैं बोल रहा हूं बेटा कि ये है आपके लंग्स। ठीक है, और लंग्स में कोई एलर्जन चला जाए, कोई हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है बेटा। तो ये जो होता है ना ब्रोंकाई, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए बेटा, इसकी वजह से सांस अंदर आ पाएगी क्या? पेशेंट विल फील सफोकेटेड, ब्रेथलेसनेस फील होगी उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है, ना अंदर की एयर बाहर जा पाती है, ना बाहर की एयर अंदर आ पाती है। तो ये क्या होता है बेटा? इसको आप बोल सकते हो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, चलिए इतना समझ गए बेटा अपन। चलिए इसके आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग pair is characterized by swollen lips, thick pigment and skin, legs and irritability। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आपका याद करने वाला क्वेश्चन है बेटा। आप ऐसे बोल सकते हो, इसका सही आंसर होना चाहिए पेलेग्रा निकोटिनामाइड्स। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, दैट इज योर एक्सक्रीशन। ये क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। देखिए असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आपको पता है बेटा, अगर असर्शन सही है एंड रीजन भी सही है और उसको वो करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन तब आएगा जब असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। थर्ड, जब असर्शन सही है, रीजन गलत है। एंड फोर्थ, असर्शन भी गलत एंड रीजन भी गलत। अब इसको पढ़ते हैं और उसको देखते हैं बेटा। Excretion is the process of removal of metabolic waste material out of the body।
एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट ही तो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि असर्शन तो सही बात है, बट एक्सक्रीशन एंड इजेशन आर वन ऑफ द सेम प्रोसेसेस ना। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा, पे अटेंशन ओवर हियर। जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा कि आपका जो एक्सक्रीशन है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 बेटा। इसमें क्या बोला गया है? सेकंड एक है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो क्या होता है? यूरिन से आप एक्सक्रीट आउट करोगे नाइट्रोजनस वेस्ट। और इजेशन का मतलब पता है क्या होता है? इजेशन का मतलब होता है बेटा जो आपके फीसेस होते हैं ना, स्टूल पास करने को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इजेशन बोलते हैं। तो क्या वो दोनों एक जैसे हैं? ना। इट इज लाइक एक है यूरिन पास करना और एक है फीसेस पास करना, पॉटी करना, टेक्निकल लेमन टर्म्स में, है ना बेटा? इसको आप बोल सकते हैं ना। चलिए, तो वो सही नहीं है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है बेटा। तो आंसर इसका होना चाहिए थर्ड, है ना। चलिए, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स। नहीं, इसका आंसर होगा बेटा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसमें ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है ना, तो इसको अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा। असर्शन सही है बट रीजन उसका गलत है ना। चलिए, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है बेटा। आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम। आइडेंटिकल ट्विंस कैसे डेवलप होते हैं? ध्यान से देखिए बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने सुना होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या आपके क्लास में या कोई कॉलेज में, आपके स्कूल में ऐसे बच्चे रहे होंगे जो ट्विंस रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस पैदा कैसे होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा, ये है आपका राइट, दिस इज द एम्पुला वाला रीजन जहां पे ओवम रुका होता है बेटा, एंड यहां से इस यूट्रस वाले वजाइना के बाद यूट्रस वाले रीजन से स्पर्म की एंट्री होती है और वो स्पर्म इसको जाके फर्टिलाइज करता है ना। तो फर्टिलाइज किया एंड फर्टिलाइज किया है स्पर्म ने ओवम को, तो वहां पे बनता है बेटा जाइगोट। बट जाइगोट बनने के बाद एक स्पर्म एंड एक ओवम से ही उसका डिवीजन हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं बेटा मतलब मोनोजाइगोट। एक ही जाइगोट का डुप्लीकेशन हुआ या उसका डिवीजन हुआ एंड इससे क्या बन गया है? दो ट्विंस बन चुके हैं। तो वन एग फर्टिलाइज बाय वन स्पर्म, दैट शुड बी द आंसर। 60 का आंसर होना चाहिए बेटा फोर्थ, है ना। ठीक है, डन। चलिए, तो इसके आगे चलते हैं बेटा अपन। चलिए, तो यहां पे देखते हैं बेटा, चूज द करेक्ट मैच बोला है बेटा। अब यहां पे देखिए बेटा, एड्रेनलिन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड्स, ये नहीं होता। एड्रिनल ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से आपकी एड्रेनलिन निकलती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, ठीक है बेटा, ये सही है। ठीक है बेटा, इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। ग्लूकागॉन जो होता है ना बेटा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में, है ना। एंड ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द वाटर लेवल ऑफ द बॉडी, नहीं, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, है ना। तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए बेटा सेकंड, है ना। चलिए, इतना समझ गए अपन। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ओके, ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूं बेटा मैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को देख पाओ अच्छे से। अब यहां पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे देता हूं बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्म पाथवे क्या होता है। मतलब स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोरिस द्वारा बनाया जाता है, फिर वो रेटेटेस्टिस में जाता है, उसके बाद उसका पाथवे जो होता है यूरेथ्रा से बाहर निकलने तक। तो इसको आप बहुत सिंपली याद कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूं, एसआर ने वीवी को उठाया। सिंपल से ट्रिक है, लेकिन आप इसको याद कर लोगे ना बेटा तो बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा कि स्पर्म पाथवे क्या होता है। एस का मतलब होता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आर से होता है रेटेटेस्टिस। वी से होता है वास, क्या रहेगा? वास डिफरेंस, ठीक है, तो रहेगा बेटा वास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा क्या रहेगा? इजैकुलेटरी डक्ट या एपिडिडाइमिस? बताइए मुझे, इजैकुलेटरी डक्ट या एपिडिडाइमिस? बोलो बच्चों। यस,
इसके बाद होना चाहिए बेटा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो वाजा इफ्रेंशिया होना चाहिए बेटा, इसके बाद वाजा इफ्रेंशिया, इसके बाद एपिडिडाइमिस, इसके बाद वास डेफरेंस, इसके बाद आएगा बेटा इजैकुलेटरी डक्ट एंड लास्ट में आएगा यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये जो है बेटा रेटेटेस्टिस, SR ने VV इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, तो इसका आंसर सेकंड आना चाहिए, ठीक है। SR ने VV को उठाया, दैट शुड बी द सीक्वेंस, है ना। चलिए इसके बाद गिवन सिम्टम्स आर रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए बेटा ये जो आपको दिया हुआ है ना बेटा, दैट इज नथिंग बट योर सिफिलिस। ये जो सारे सिम्टम्स है ना बेटा, कैंकर्स ऑन द जेनाइटल, एलोप्लेसिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड फीवर, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस के हैं। चलिए इसके बाद आता है बेटा Which of the following technique is used for pollination? तो आपको पता है बेटा एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या है, हनी बीज का कल्चर, इसी की वजह से पॉलिनेशन एंड क्रॉप यील्ड बढ़ती है बेटा, तो आंसर इसका होना चाहिए एपीकल्चर, है ना। चलिए इसके बाद ये बहुत अच्छा सा दिया हुआ है चार्ट, आपको मैच करना है। जैसे कि HIV से क्या फैलता है, एड्स, सो HB से क्या फैलेगा बेटा, आप बोल सकते हो हिपेटाइटिस फैलता है ना। तो इसका आंसर एक तो सेकंड होना चाहिए एंड थर्ड होना चाहिए। और आप ध्यान से देखोगे पूरी सारी चीजों को, तो 65 का जो आंसर निकल के आ रहा है बेटा, दैट बिकम्स योर सेकंड वाला, है ना। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं बेटा। यस, एक्सक्रीशन, सॉरी, आपके अल्कोहल कंजप्शन की वजह से क्या अफेक्ट होता है बेटा, आपका जो सबसे मेन है ना नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है बेटा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, राइट। सो जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को ये होते हैं बेटा, वो है ग्रीन पीस, ठीक है। इसके बाद ग्रीन पेजेस एंड रेड लिस्ट, ये जो है ना प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट आज की डेट में सेफ स्पीशीज है, ठीक है, तो इसको ये बोला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दिया है डेवलपमेंट ऑफ विच बोन हेल्प्स इन इरेक्ट पोस्चर, जो अपन खड़ा रह पा रहे हैं ना बेटा, सीधा खड़ा रह पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लंबर बोन या लंबर वर्टिब्रा। देखिए आपके राइट, आपको पता है बेटा कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है इसमें सर्वाइकल बोन होती है, थोरैसिक बोन होती है, तो सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, लंबर बोन 5 होती है बेटा वर्टिब्री, उसके बाद आती है सैक्रल जो 1 होती है एंड कॉकिक्स जो 1 होती है, ठीक है बेटा। सो टोटल इतनी बोन्स होती है। इसमें जो लंबर वर्टिब्री है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री होती है एंड आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि इसी की वजह से अपन ये जो इरेक्ट पोस्चर है ना, अपन स्ट्रेट खड़ा कर रह पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इवोल्यूशन मीन्स। देखिए इवोल्यूशन जो हुआ है बेटा, इवोल्यूशन छोटे छोटे चेंजेस से एक बड़ा चेंज आया हुआ है, दैट मीन्स ग्रेजुअल चेंज होता है, स्मॉल स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस लीड टू अ बिग चेंज, तो इसको आप बोल सकते हो बेटा इवोल्यूशन, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट या ग्रेजुअल चेंज आप इसको बोल सकते हो, है ना। चलिए तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है।